नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 14A आर्टिकल 323B पढ़ेंगे। पार्ट 14A क्या है? ट्रिब्यूनल्स। मैंने आर्टिकल 323A में एक बेसिक सा आइडिया बताया था ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। आर्टिकल 323A एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था भाई, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो भी मैटर्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में जाया जाता है, ना कि सीधा कोर्ट में। तो वो चीजें हमने आर्टिकल 323A में पढ़ ली थी। आर्टिकल 323B में क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि भाई टैक्सेशन मैटर हो गए, फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स हो गए, लैंड डिस्प्यूट मैटर्स हो गए, फूड हो गया, रेंट हो गया, इन सब को लेके ट्रिब्यूनल सेट किए जाते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूनल सेट किया जा रहा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, या कोई और, या फिर कोई लोकल बॉडी के जो सर्वेंट्स हो गए, पब्लिक कॉर्पोरेशन या कोई और अथॉरिटी लाइक SSC या UPSC वाले जो सर्वेंट्स हो गए, उनके लिए ट्रिब्यूनल सेट किए जा रहे थे, उनके प्रॉब्लम, उनके मैटर सोल्व करने के लिए। यहाँ पे बात कर रहा है टैक्सेशन मैटर, फॉरेन एक्सचेंज मैटर, लैंड डिस्प्यूट मैटर्स हो गए, फूड हो गया, रेंट हो गया, इनको लेके ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बाई लॉ पास करके। लेकिन पार्लियामेंट भी इसके लिए ट्रिब्यूनल सेट कर सकता है, या फिर दोनों, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों मिलके ट्रिब्यूनल सेट कर सकती हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, एक एक जो क्लोज है उसको पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मीनिंग क्या है वो समझेंगे। देखो भाई, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इसके तहत क्या था? कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ पे है? दिल्ली में है। एक चीज़ तो ये हो गई, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखना तो मैंने पार्ट 14 है, बट कोई बात नहीं, ये कैट, ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। दूसरा, अरे मेरा पेन भी नहीं चल रहा है यार। और इसका जो लॉ आया था वो आया था 1985 में। को पहले वाले आर्टिकल में बताया था कैट क्या होता है, लेकिन फिर बता देता हूँ। कैट पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज मैटर हैं उनको कैट में सुना जाता है। लाइक भाई फॉर एग्जांपल, जो SSC से या UPSC से चुन के जाते हैं, जो भी, मान लो UPSC के थ्रू IAS IPS हो गई, ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में हो गए, सिविलियन जो एम्प्लॉयज़ हैं, सिविल पोस्ट पे हैं, सिविलियन एम्प्लॉयज़ इन डिफेंस। मैं यहाँ पे मैं बता दूँ, सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफेंस में हैं, लेकिन वो सिविलियन हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऐसा नहीं वो डिफेंस के थ्रू ज्वाइन किया उन्होंने, नहीं नहीं नहीं, वो सिविलियन है। तो उनके मैटर भी ट्रिब्यूनल में क्या किए जाते हैं? सुने जाते हैं। वो भी कैट को अप्रोच कर सकते हैं, जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ पे? डिफेंस में वो, ठीक है। और जो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं। ये है मेन पॉइंट। जो डिफेंस से के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं। ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनका अपना होता है, डिफेंस वालों का अपना होता है, और सुप्रीम कोर्ट का वो इसमें कवर नहीं होता है। सिर्फ हाँ इतना है, जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं इन डिफेंस, उनका मैटर वो है, वो अप्रोच कर सकते हैं कैट में, ठीक है। पहले मैंने ये भी आपको मैंने बता दिया था कैट का क्या था। पहले अगर यहाँ से जो जजमेंट आया और उस मैटर पे आप मतलब जिसने अपील की है, जिसने अपना केस डाला है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इससे क्या था कि हाई कोर्ट की जो पावर है वो कम हो जाती थी कैट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, इसके बाद क्या है, जो कैट से जो जजमेंट आएगी उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट भी जा सकते हो। जब कैट को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस टाइम पे क्या है, कैट में ट्रिब्यूनल में कोई मैटर है और उसका जजमेंट आया तो वो सीधा क्या है, उससे अगर सेटिस्फाई नहीं है जिसने अपना केस डाला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। अब इसको चैलेंज किया गया है कि ये कैट का ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो जब पिटीशन से सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया इस मैटर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस 1997, इस केस में जजमेंट दिया कि कैट का जो भी जजमेंट है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। तो ये बात भी आप केस ध्यान रखना, चंद्र कुमार केस 1997। बेसिक सा आइडिया हो गया ना हर आर्टिकल का। तो फिर यूँ रहता है कि हाँ एक बेसिक सा आइडिया है, हमें पता है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करके, या मतलब डिज़ाइन करके नहीं, मतलब उसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो आर्टिकल 323, अब थ्योरी पार्ट पे आते हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ थोड़ा ऊपर ओवरव्यू तो दे ही दिया। ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, वहाँ पे हमने पढ़ लिया, ठीक है, वो सिविलियन जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए जो मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल सेट किया जाएगा वो हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 323A में। अब इसमें देखो, द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints or offences with respect to all or any of the matters specified in clause 2 with respect to which such legislature has power to make laws।
सबसे पहले तो हमारे सामने ये वर्ड है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और इस क्लोज 2 में जो ये बोल रहा है ना यहाँ पे, इस क्लोज 2 में क्या है कि भाई वो मैटर हैं जिनके ऊपर ट्रिब्यूनल सेट किए जाएंगे जो अदर मैटर में, जैसे टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, रेंट हो गया, फूड हो गया, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई उससे रिलेटेड मतलब ट्रिब्यूनल सेट किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं क्लोज 2 में। तो उन सारे मैटर्स के लिए लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी वो मैटर मैंने आपको बताए 4-5 या और भी सेट किए जा सकते हैं और भी मैटर्स, उनके लिए एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ट्रिब्यूनल बना सकती है, ये बात बोल रहा है हमारा क्लोज 1। उसके बाद है सेकंड, द मैटर्स रेफर टू इन क्लोज 1 आर द फॉलोइंग नेमली, तो कौन कौन से मैटर है देखो। ए, उसके बाद है लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी टैक्स। देखो भैया टैक्स के मैटर में भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो कौन कौन से मैटर हैं वो यहाँ पे सारे बता रहा है। द मैटर रेफर टू इन क्लोज 1 आर फॉलोइंग। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर्स के लिए भी, इनके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म बाय वे ऑफ acquisition by the state of any state as defined in Article 31A or of any rights therein, or the extinguishment or modification of any such right, or by way of selling on agriculture land ऑन इन एनी अदर वे। थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये है कि लैंड डिस्प्यूट या लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल बना सकती है कोई भी ऐसा डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए जो आगे इन केस जनरेट होगा। दूसरा आर्टिकल 31A में क्या है कि गवर्नमेंट बाय कर सकती है जो एग्रीकल्चर लैंड है फ्रॉम फार्मर, ये बात बोली गई आर्टिकल 31A में। तो ये सारे मैटर्स हैं, उनके केस में ट्रिब्यूनल, इन सारे मैटर्स के केस में ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं, बनाया जा सकता है इन मैटर्स के ऊपर, ठीक है। बनाया नहीं जा सकता, होते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बने नहीं हैं, वो बने हुए हैं और होते भी हैं। और आगे भी अगर इससे रिलेटेड कोई मैटर जनरेट होता है भाई, उसके लिए ट्रिब्यूनल अलग से बनाना है तो वो भी गवर्नमेंट बना सकती। सेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, सेलिंग ये वो वाला सेलिंग नहीं है बेचना, ठीक है, सेल करना नहीं, ये है अधिकतम सीमा, तो उसके केस में ट्रिब्यूनल होते हैं। इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट or the house of either house of the legislature of a state, but excluding the matter referred to in article 329 and article 329A। सिंपल सी बात ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है अगर किसी स्टेट में, ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं हाउस बोलते हैं, ठीक है, और दोनों होते हैं, काउंसिल भी और असेंबली भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 329A। अब ये जो है इस आर्टिकल को रिपील कर दिया गया, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। बात आती है आर्टिकल मेन 329 की, तो इसमें क्या है कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया डिसाइड करना, बॉर्डर डिसाइड करना, उस मैटर में ट्रिब्यूनल नहीं होंगे, नहीं होते हैं, ये बात बोल रहा है ये हमारा एफ क्लोज। उसको छोड़ के बाकी सारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को, उसको छोड़ के बाकी सारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसका ट्रिब्यूनल, उनके ट्रिब्यूनल होंगे। डीलिमिटेशन वाले मैटर को छोड़ के बाकी सारे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसका ट्रिब्यूनल होते हैं, उनके ट्रिब्यूनल होते हैं, ये बात बोल रहा है हमारा एफ क्लोज। उसके बाद है प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन of food stuff including edible oil seeds and oils and such other goods as the president may by public notification declare to be essential goods for the purpose of this article and control of price of such goods। इन सब मैटर्स के लिए भी ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, और नहीं है तो बनाए जा सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट अपना लॉ पास करके बनाएगी, लेकिन इन मैटर्स के लिए भी ट्रिब्यूनल्स हैं। और वो मैटर कौन कौन से हैं देखो भैया, फूड स्टफ का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, कैसे, कहाँ से मंगवाते हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, इन सब मामलों में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी डिस्प्यूट जनरेट होता है तो उनके लिए ट्रिब्यूनल होता है, इन मैटर्स के लिए, सिंपल सी बात बोल रहा है ये। उसके बाद है रेंट, इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल द टेंडेंसी इश्यूज इंक्लूडिंग द राइट्स, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। तो इसमें क्या है भैया, इन मैटर्स में भी, ये मैटर कौन से, इनमें भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो ये कौन से हैं भाई, रेंट को कैसे कंट्रोल करे, लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स हैं, इन सारे मामले में भी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसके लिए ट्रिब्यूनल होते हैं, ये बात बोल रहा है हमारा
एच क्लोज। उसके बाद है आई, ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाई इन सब क्लोज ए टू एच एंड फी इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दोज मैटर्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोल रहा है ए से जो एच तक हमने ये यहाँ तक जो भी मैटर्स पढ़े जिनके लिए ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है, उनको वो जो यहाँ पे लिखे हुए ट्रिब्यूनल होते हैं तो उनको ए से एच तक जितने भी मामले हमने पढ़े जिनके लिए ट्रिब्यूनल मैंने बताया आपको होते हैं, तो उन मामलों के लिए अलग से लॉ बने हैं, ठीक है। तो उनको कोई वोलेट उल्लंघन कर रहे हैं, उनके बारे में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो ट्रिब्यूनल होते हैं। ऐसी बात है, ए से एच तक जितने भी हमने मैटर्स पढ़े उनके अलग से कोई लॉ है, ठीक है, कहीं किसी आर्टिकल में उसको लेके कहीं लॉ है और उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में मतलब कोई डिस्प्यूट जनरेट हो रहा है तो उसके लिए भी ट्रिब्यूनल होते हैं। ये बात बोल रहा है हमारा आई, ठीक है। उसके बाद जे, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाई इन सब क्लोज ए टू आई। इसका मतलब ये थे भाई यहाँ पे एक लॉ है, ठीक है, इसी मैटर को लेके दूसरा किसी आर्टिकल में लॉ बोल रहा है और इनके बीच में भाई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है कि किसकी बात मानी जाए, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है। ये बात बोल रहा है सिंपल सी। जे में क्या है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाई इन क्लोज सब क्लोज ए से ए टू आई। तो और भी कोई मैटर ए से आई से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मान लो वही कि भाई कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, उनसे रिलेटेड कोई लॉ है, तो उसके लिए भी भाई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि किसकी बात मानी जाए तो ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है इन पर्टिकुलर मैटर्स के लिए। भाई यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो वो भाई सारे जितने भी अपने मैटर हैं वो उस ट्रिब्यूनल में लेके जाएंगे जो बनाया गया है, या होते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ते है का मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं है तो उनको बनाया नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या दोनों के द्वारा, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर है जो रह गया और वो उस मैटर को लेके डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है तो उस केस में बोल रही है। उसके बाद है ए लॉ मेड अंडर क्लोज 1 में। तो क्लोज 1 में क्या बताया गया है कि भाई पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, ठीक है, ट्रिब्यूनल बना सकती है, सेट कर सकती है, तो वो बात बोली गई हमारे क्लोज ए में जो हमने पढ़ा। उसके बाद ए में क्या है, प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स के भी लेवल्स बना सकती है लॉ पास करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल सी बात ये है, लेवल्स, भाई लेवल्स मतलब कि इसमें इसका लेवल इतना होगा ट्रिब्यूनल का, उसका ट्रिब्यूनल का लेवल इतना होगा, उसमें इतने बड़े केसेस जा सकते हैं, वो वाले लेवल। उसके बाद है बी, इसको और भी डिटेल में है, अगर कोई लॉ वाला टीचर अच्छे से बताए तो इसको इतना डिटेल में बताएगा कि पूछो मत कि भाई सारे मैटर लेवल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, जो अब तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से लेके अब तक अगर बने हैं तो वो सारे लेवल्स कैसे हैं, उनमें क्या है, वो सारा डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम कोई लॉ स्टूडेंट तो है नहीं, एक बेसिक्स आइडिया हो जाए आर्टिकल का, दैट्स इनफ हियर। स्पेसिफाई द jurisdiction powers including the power to punish for contempt and authority which may be exercised by each of the said tribunals। सबसे मेन बात है पावर। अगर पावर की बात कर रहा है ट्रिब्यूनल की तो क्या होगी, फॉर एग्जांपल भाई लॉ में क्या क्या होगा, जो लॉ बनाया है उसमें किस तरह की पावर दी गई है कि आप किस तरह की सज़ा दे सकते हो, क्या भाई इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कैसे कैसे एविडेंस होने चाहिए, ठीक है, तो वो सब उसमें बताया जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा, कोई भी ट्रिब्यूनल ने कि भाई इस मैटर पे कोई पर्टिकुलर मैटर पे जजमेंट दे दिया, ठीक है, या फिर फाइन लगा दिया और उस जजमेंट को, उस फाइन को माना ही नहीं गया तो वो हो गया कंटेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या है उस ट्रिब्यूनल के लिए क्या हो गया, कंटेम्प्ट हो गया कि भाई आपने हमने जो आपको रिजल्ट दिया, जजमेंट दी या फाइन लगाया, आपने वो माना नहीं, तो क्या हो गया, कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तब क्या होगा, तब क्या पनिश करना है, तो वो सब पावर भी दे सकते हैं भाई। वो जो भी पार्लियामेंट बनाएगी, सेंटर बनाएगी, तो वो ठीक है सेट किया होगा ट्रिब्यूनल, जो लॉ बनाया होगा उसके लिए, या फिर स्टेट ने बनाएगा तो स्टेट। तो इनके पास क्या पावर हैं, ये सब लॉ में ही आ जाएगा, सारी बातें लिखी होंगी। ये बात बोल रहा है हमारा बी क्लोज। होप आपको समझ में आएगा कि भाई सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया, कुछ फाइन लगा दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को माना ही नहीं गया, उस चीज़ पे भाई आगे कुछ काम ही नहीं किया, जिसके ऊपर फाइन लगाया, जिसको कुछ क्या बोलते हैं जजमेंट दिया, तो उसे वो नहीं है ठीक भाई, खुश नहीं है,
तो वो तो चलो ठीक है, वो अपील करके भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन फाइन लगा दिया उसके लिए फिर वो क्या हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा ना। तो उसके लिए भाई क्या पनिश करना है, वो सब पावर लिखी होती हैं। दूसरा उसके बाद है प्रोवाइड फॉर दी प्रोसीजर इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू लिमिटेशन एंड रूल्स ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड बाय दी सेड ट्रिब्यूनल। क्लोज में यही बोल रहा है कि इस ट्रिब्यूनल के अंडर में प्रोसीजर कैसा होगा, भाई ये ट्रिब्यूनल है, इसका प्रोसीजर कैसा होगा, लाइक कोर्ट में जैसा होता है ना भाई, एक एक भाई एविडेंस पहले लेके आओ, फिर उसके हिसाब से बहसबाजी होती है, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही ट्रिब्यूनल में कैसा प्रोसीजर होगा, कैसा होता है, ये सब भी इन्हीं लॉ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स फॉलोइंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेड ट्रिब्यूनल्स। डी क्लोज में सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो भाई यहाँ पे जो ये लॉ बनाने की जो बात हो रही है ना, कि भाई उस लॉ में ये भी बता सकती है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाएगी ट्रिब्यूनल बनाएगी, तब भाई इस लॉ में ये पावर होंगी भाई ट्रिब्यूनल की। तो वैसे उस लॉ में ये भी बता सकती है कि ABCD कोई भी मैटर है, ठीक है, उन मैटर में हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल की जजमेंट के अगेंस्ट अगर ट्रिब्यूनल से कोई जजमेंट आई तो उसके अगेंस्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, या फिर सारे ही मैटर जो भी हैं उनको उनमें सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं, ये भी लॉ में बताया जा सकता है। और हाई कोर्ट को अवॉइड कर दें, या फिर हाई कोर्ट के थ्रू ही जाएं, इस तरह की, मतलब हाई कोर्ट के थ्रू कैसे कि ट्रिब्यूनल में कोई जजमेंट आया तो उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, या तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये बात भी लॉ में बता सकते हैं। या फिर जितने मैटर्स आएंगे उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप ट्रिब्यूनल से कोई जजमेंट आई, पहले आप जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा भी लॉ में सारे ट्रिब्यूनल के हिसाब से वो सेट कर सकते हैं, लॉ में बता सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं हमारा डी क्लोज। उसके बाद प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ईच सच ट्रिब्यूनल इन एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच ट्रिब्यूनल एज वुड हैव बीन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सच ट्रिब्यूनल if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment। सिंपल सी बात ये है कि भैया एक मैटर है, उस मैटर को लेके ट्रिब्यूनल नहीं है फिलहाल, ठीक है, उस मैटर से लेके वो जो भी केसेस होंगे उस मैटर से जो भी, तो वो क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसमें होंगे या हाई कोर्ट में पड़े होंगे, है ना। सिंपल सी बात तो यही है भाई, ट्रिब्यूनल तो सेट किया नहीं गया उस मैटर को लेके, तो वो जो केसेस हैं वो कहीं तो जाएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उन मैटर को लेके गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने मान लो एक ट्रिब्यूनल बना दिया, भाई इस मैटर के जो भी केसेस हैं इस ट्रिब्यूनल में होंगे। तो तब जब ट्रिब्यूनल बन जाएगा उसके बाद भाई ट्रिब्यूनल का एरिया सेट कर दिया कि भाई या तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक ट्रिब्यूनल बना दिया, या फिर पूरे ही स्टेट में एक ही ट्रिब्यूनल बना दिया उस मैटर को लेके। तो वो जो सारे केसेस हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रिब्यूनल में, ये बात बोल रहा है हमारा ई क्लोज। सिंपल सी बात तो ये। के बाद है एफ, कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू फी एज द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मे डीम नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एंड फॉर द स्पीडी disposal of case by and the enforcement of the orders of such tribunals। इसमें ये थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजिंग सा लगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा जितना समझा उसमें ये है कि भाई पीछे जितने भी मैटर्स पड़े हैं उनको छोड़ के भी लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, सिंपल सी बात तो ये है। या जो पीछे पड़े हैं उनसे रिलेटेड भी लॉ बना सकती है। भाई ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना सप्लीमेंटल इंसिडेंटल, ठीक है, तो कोई भी लॉ के साथ में उससे रिलेटेड कोई लॉ है, उस लॉ के बनने की वजह से कुछ भाई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये सारे रिलेटेड मैटर्स का लॉ है, ठीक है। तो उसके केस में भी क्या है, लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। भाई जो पीछे जितने भी पीछे मैटर्स पड़े हैं उनको छोड़ के कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है कि भाई इन मैटर को छोड़ के लॉ बना लेते हैं, ठीक है। और या फिर जो पीछे पड़े हैं उनसे रिलेटेड ही लॉ बना सकती है क्या, स्टेट लेजिस्लेचर। ये थोड़ा सा है, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है कि ये पूरी कंप्लीट बात क्या बोल रहा है, लेकिन ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया जो मैंने जितना समझा, कि इसका मतलब यही कि जो पुराने वाले मैटर्स हैं या तो उनको छोड़ के अलग से लॉ बना दो, या फिर क्या है उनसे रिलेटेड ही, ठीक है, जो मैटर्स हैं जो पीछे पड़े हैं उनसे रिलेटेड ही लॉ बना सकती है। वैसे ये
मतलब दोनों बात कर दी है कि भाई रिलेटेड भी बना सकती है या फिर उनको छोड़ के भी बना सकती है। उसके बाद है फोर्थ, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ध्यान से सुनना, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, भाई यहाँ पे ये है कोई भी लॉ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या और कोई प्रोविजन में रिलेटेड कुछ है इन सब से लेके, ठीक है, जो भी हमने आर्टिकल दोनों में पढ़ा, लेकिन ट्रिब्यूनल के मैटर में सिर्फ इस पार्ट के इन दोनों आर्टिकल्स में जो भी है वो ही रेफरेंस है, ठीक है, वो ही क्या है, वो ही रेफरेंस है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरा, जहां तक ट्रिब्यूनल के मैटर्स हैं बिल्कुल ये दोनों आर्टिकल रहेंगे, ठीक है, और आर्टिकल को या और कोई प्रोविजन को रेफर नहीं करना है, सिंपल सी बात ये बोल रहा है। जो इन दोनों आर्टिकल्स में जो भी मैटर हैं उनसे रिलेटेड जो भी ये बात बोली गई है, जो लॉ है वो यहाँ पे रेफरेंस में है, वो ही रेफरेंस है। ऐसा नहीं कहीं और बात बोली तो आप उसको उठा के यहाँ पे अप्लाई करोगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आएगी, जो जहाँ तक ट्रिब्यूनल के मैटर हैं बिल्कुल ये दोनों आर्टिकल होंगे और आर्टिकल को या और कोई प्रोविजन को रेफर नहीं करना है, ये बात बोल रहा हमारा फोर्थ क्लोज। देखो ये जो ये वाला आर्टिकल था ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया थोड़ा सा ठीक ठाक बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।